हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी वर्णमाला की क्लास, जिसमें हम बारी बारी से तथ्यों पर बात करेंगे। तथ्यों पर बात करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार हम आपके लिए क्लास लाते रहें। तो शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्याकरण वर्णमाला व्याकरण का ही भाग है। तो व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण की परिभाषा: व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। जैसे हम कोई शब्द लें लखनऊ, तो इसका शुद्ध जो वर्तनी है वो ये है, और हम इसको नखलऊ लिखें तो हालांकि उच्चारण एक जैसा लग रहा है, परंतु ये अशुद्ध वर्तनी है और इसका उच्चारण भी गलत हो रहा है। तो ये हमें व्याकरण बोध कराती है किसका? शुद्ध वर्तनी का, शुद्ध उच्चारण करने का। तो व्याकरण कहती है कि लखनऊ इस प्रकार लिखा जाएगा, न कि इस प्रकार। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। व्याकरण हमें अच्छे उच्चारण, अच्छी लेखनी का प्रयोग करना सिखाती है। और बात करेंगे हम वर्णमाला की। तो वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वो किस प्रकार हैं हम आपको बताते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बात करें तो स्वर, जिनमें कुल स्वरों की संख्या 11 है, कुल व्यंजन 41 हैं, और इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये 11 कौन कौन से हैं, और ये व्यंजन जो 41 दे रखे हैं, ये 41 व्यंजन कौन कौन से हैं। चलते हैं आगे। बात करेंगे पहले स्वर की। स्वर की करेंगे, 11 स्वर की। तो स्वरों को मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है।
ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ की 7। ए, ई, उ, रे, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर हैं। ये कहें तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में क्या कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7। आप याद रखेंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या पूछने को आए तो बताएंगे 4, दीर्घ स्वर की संख्या पूछने को आए तो बताएंगे 7। आपको ये याद हो गए होंगे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे व्यंजन पर। व्यंजन की कुल संख्या बताई है 41। वो 41 किस प्रकार से हैं हम बताएंगे आपको। नंबर 1, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। क वर्ग यानी कि क, ख, ग, डॉट डॉट डॉट, यानी प वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, यानी कि प वर्ग का अंतिम वर्ण में होता है, उस तक कितनी संख्या होती है? 25। यानी ये स्पर्श व्यंजन हुए। बताएंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आगे जब व्यंजन पढ़ाएंगे तब हम आपको व्यंजनों के बारे में बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25। अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है, यह, रे, ले, वे, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। याद करते चलेंगे और कॉपी में नोट करते चलेंगे। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है, से और है। 25 और 4 29 और 4 33, इनकी यहाँ तक कुल संख्या कितनी हो गई? 33। बताए थे 41, तो अब इनकी 8 संख्या बची है। तो देखते हैं वो 8 कौन कौन से बचे हैं। तो ये 8 ये हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनकी संख्या 2 है, ये 2 ये हैं, अंगा और अड़ा। आगत वर्णों की संख्या 2, यहाँ भी नुक्ता लगा हुआ है, जय और फै। संयुक्त व्यंजन ये हैं, अब आपको बताएं कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो हम बताएं आपको, ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या? ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण जैसे ए, आ, ई, के बगैर स्वर के,
खे बगैर स्वर के, ये क्या है? वर्ण, क्योंकि ये लिखित रूप में है। अगर बात करें ध्वनि की, जैसे हमने बताया ध्वनि, तो जो ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, माना मैंने क का उच्चारण किया, जो ध्वनि निकली और हमें पहचान हुई कि ये आवाज़ जो निकल रही है वो क की निकल रही है, तो ये क्या है? ध्वनि है। और ये क की ध्वनि है, तो ये भी सबसे छोटी इकाई है। अगर हम लिखित रूप में लिखें तो ये वर्ण, और ये मौखिक रूप से इसे बोलें तो ध्वनि। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं, और ये इसका क्रम है। वर्ण ध्वनि से बड़ा क्या होता है? अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द से क्या बनता है? पद, पद से पदबंध, पदबंध से क्या बनेगा? उपवाक्य, और उपवाक्य से बनेगा वाक्य, और फिर वाक्य से क्या बनेगी? हमारी भाषा। ये इसका क्रम है। क्या इसका क्रम है? वर्ण हमने बता दिए। गे, यानी कि ये क्या है? ये क्या है? वर्ण। अगर हम लिखित रूप में लिख रहे हैं तो ये हुए वर्ण, और ये मौखिक रूप से इसका उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हुई? ये ध्वनि। अक्षर के हलंत लगाया बगैर स्वर के, क्या हुआ? ये वर्ण हुआ। जब हमने हलंत हटाया और इसमें स्वर का मेल हुआ तो ये क्या हुआ? अक्षर। बात आती है शब्द की, ये क्या हुआ? शब्द, क्योंकि वर्णों के मेल से बना, अक्षर के मेल से बना है तो क्या हुआ? शब्द हुआ, क्योंकि इसका एक अर्थ है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला। यानी कोई शब्द जब निश्चित अर्थ प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द। शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और भाषा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ध्वनि, ध्वनि के बारे में। ध्वनि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ वो क्या है? ध्वनि। जिन वर्णों का मैं उच्चारण कर रहा हूँ और जो मेरे मुख से निकल रही है, आपको सुनाई दे रही है, वो क्या है? ध्वनि। ध्वनि भाषा की वह छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सकें, वो क्या है? ध्वनि। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की वह छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सकें। हमने वर्ण लिया, क्या इसके कोई और खंड हो सकते हैं? हम कहेंगे नहीं। क्या इसके कोई खंड हो सकते हैं? हम कहेंगे नहीं। अगर अक्षर होता कै और हम इसके खंड करते तो हम कहते इसके खंड हो जाएंगे, हम कहेंगे हो जाएंगे। ये इस तरीके से खंड, मगर ये स्वर मुक्त है तो इसके और खंड नहीं किए जा सकते। लिपि, लिपि भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोलकर बता रहा हूँ, ये भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। किस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ? मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। जैसे ये लिखकर आपको यहाँ समझाया गया है कि भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु कभी कभी उसे लिखना भी पड़ता है। तो जो ये प्रयोग में आया है, जो ये वर्ण प्रयोग में आए हैं, ये क्या है? लिपि, यानी चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी? लिपि।
उन्हें जिस रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। प्रश्न में पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हम कहेंगे देवनागरी। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण बताए थे हमने, 52 बताए थे, जिनमें 11 क्या बताए? स्वर बताए। 41 क्या बताए हमने? व्यंजन बताए। और हमने इनको विस्तार से भी बता दिया था कि कौन कितने कितने हैं। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में कुल वर्ण 44 बताए गए हैं, जिनमें 11 स्वर बताए गए हैं और 33 व्यंजन बताए गए हैं। 33 व्यंजन बताए गए हैं। 33 व्यंजन। स्वर तो आपको मालूम ही होंगे 11, परंतु इनमें 25 स्पर्श व्यंजन, 25 क्या? स्पर्श व्यंजन हैं, और 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। कुल मिलाकर के ये कितने हुए? 33। ऐसे करके इन्होंने 33 बताया है। हिंदी वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। बात करेंगे पहले स्वर की। स्वर स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे ए, इसमें किसी भी वर्ण का मेल नहीं है, ये स्वतंत्र बोला जा रहा है। परंतु जब हम कहेंगे के, तो ये ए की सहायता से बोला जा रहा है। के और ए में ये टूटेगा, तो ये किसकी? ए की सहायता से। और यहाँ बताया भी गया है कि व्यंजनों के उच्चारण में सहायता, व्यंजनों के उच्चारण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, ये सहायक होते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। री का दीर्घ रूप रिरी, ये होता है इसका दीर्घ रूप। स्वरों का वर्गीकरण हमने बड़े ही साधारण तरीके से इनका वर्गीकरण करके आपके सामने पेश किया है। स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, केवल यहीं से। अगर वो पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 2। वो पूछे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 3। तो यहाँ से भी प्रश्न सीधे सीधे मिल सकते हैं, इसलिए हमने इनको इस तरीके से प्रदर्शित किया है। आगे चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं।
नासिका के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जाति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मुख की मांसपेशियों के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। तो एक बार और, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या दो, मात्रा उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के, ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो प्रकार के, जीवा के आधार पर तीन प्रकार के, मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार के, उच्चारण स्थान के आधार पर चार प्रकार के, नासिका के आधार पर दो प्रकार के, जाति के आधार पर दो प्रकार के, मुख मांसपेशियों के आधार पर तीन प्रकार के। अब बारी बारी से विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से हैं। बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के। नंबर एक, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर के बारे में बताएंगे ये कौन से होते हैं, और संधि स्वर के बारे में। संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। अब बात करेंगे मूल स्वर की। मूल स्वर ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? चार। ए, ई, उ, रे। इनमें किसी भी वर्ण का मेल नहीं है, ये स्वतंत्र वर्ण हैं, इनमें किसी का भी मेल नहीं है। और संधि स्वर कौन से होते हैं? संधि स्वर ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से होता है, क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? सात। आ किससे बना है? ए धन ए से, तो इसमें दूसरे वर्ण का भी क्या हुआ? मेल हुआ इसमें। ई धन ई से मिलकर बनी है ई। ऐसे ही करके ये सब बने हैं। अब ये ए प्लस ई से मिलकर बने हैं ए, और ये किससे बनी है? ए प्लस इससे मिलकर के। तो इनमें दूसरे वर्ण का मेल है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? संधि स्वर। मात्रा उच्चारण के आधार पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर क्या? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के। मात्रा उच्चारण के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और रे। इनमें एक मात्रा का क्या लगता है? समय लगता है। जैसे रमन लिखें तो एक मात्रा का ही समय लग रहा है। और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर का दो गुना समय लगता है। उसमें एक मात्रा का समय लग रहा था, इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है, यानी ह्रस्व स्वर से क्या लग रहा है? दो गुना समय लग रहा है। तो इन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी है? सात। हम कहेंगे इनकी संख्या कितनी? सात। सात कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। जैसे ए धन ए से मिलकर क्या बना? आ। तो एक ये मात्रा और एक ये मात्रा,
तो इसकी दोगुनी दो मात्रा हो गई ना, हो गई, तो इसमें 2 गुना समय लगेगा। ऐसे ही इसमें भी ई धन ई, ऐसे करके। अब इसमें भी 2 मात्रा, एक इसकी मात्रा और एक इसकी मात्रा, इसका समय और इसका समय, तो 2 गुना समय हुआ कि ना हुआ। तो ऐसे ही इनमें 2 गुना समय लगता है। मात्रा उच्चारण के आधार पर, हाँ बात इसी पर कर रहे हैं। अब बचा प्लित स्वर। प्लित स्वर में क्या है कि इनसे भी ज़्यादा समय लगता है। प्लित स्वर, सॉरी ये तीसरा, प्लित स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता था, इसमें 3 मात्रा का। जैसे ओम, ओम, इसका ये चिन्ह है मात्रा का। जैसे गुरु, जैसे हम जब दोहा, छंद ये सब पढ़ेंगे तो उसमें जो मात्रा लगाई जाती है वो ये सिंबल है, जो चिन्ह है, ये डबल मात्रा का होता है, और 1 मात्रा का ऐसे करके आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसमें जब इसका उच्चारण करेंगे ओम, तो इसमें क्या है, 3 गुना समय लग रहा है ह्रस्व स्वर से। ये ह्रस्व स्वर से कितना, 3 गुना। इसका प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने और पुकारने में किया जाता है। जैसे चिल्लाने या पुकारने, किसी को पुकारोगे आप, नाम लेके पुकारो, जैसे रामू, इस तरीके से, तो क्या है, इसमें आवाज को खींचोगे आप। क्या करोगे, आवाज खींचोगे, इसका उच्चारण करोगे जैसे ओम, है ना, तो इस तरीके से आवाज को खींचोगे। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अग्रस्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, अग्रस्वर। अब किनके उच्चारण में, ई, ए, रे, इनका जब उच्चारण करेंगे आप, तो जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहेगा, यानी कि आगे का भाग काम करेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, अग्रस्वर कहलाएंगे। ऐसे ही मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है, यानी बीच का भाग कार्य करता है, उन्हें क्या कहते हैं, मध्य स्वर। तो कौन सा है मध्य स्वर, ए, ये मध्य स्वर है। पूछने को आए कि मध्य स्वर कौन सा, ऑप्शन दे रखे होंगे, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, और सॉरी ये दे रखा होगा, तो हम कहेंगे मध्य स्वर ये है। बात करें पश्च स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है वो कहलाते हैं पश्च स्वर। ये हैं आ, उ, ओ, औ, ओ, ये आगा स्वर है। तो ये भी किससे बोला जाता है, जीभ के पश्च भाग से, यानी पिछले भाग से बोला जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सभी को पश्च स्वर कहेंगे। मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विवृत स्वर, नंबर 2 अर्धविवृत स्वर, नंबर 3 संवृत स्वर, और नंबर 4 अर्धसंवृत स्वर। बात करेंगे पहले विवृत स्वर की। किसकी, विवृत स्वर की। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या रहता है, बंद रहता है,
उन्हें क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर। कौन कौन से हैं? ये समृद्ध स्वर हैं। ई, उ, रे। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपका मुख द्वार लगभग क्या रहेगा? बंद रहेगा, बंद रहेगा। हमने कुछ छोड़ दिया, हाँ आगे बढ़ गए। हमने विव्रत स्वर शायद छोड़ दिया। टाइपिंग में गलती हो गई है, तो हम मौखिक रूप से बताएं इनको। विव्रत स्वर पहले समृद्ध स्वर और ये पढ़ लेते हैं, तब विव्रत स्वर के बारे में बताएंगे। समृद्ध स्वर क्या बता दिया हमने आपको कि समृद्ध स्वर में क्या होता है? मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख है लगभग क्या रहेगा? बंद रहेगा। ये कौन कौन से? ई, उ, रे। ये क्या है? समृद्ध स्वर। अब करेंगे बात अर्ध समृद्ध स्वर की। किसकी? अर्ध समृद्ध स्वर की। अर्ध समृद्ध स्वर की ये हैं जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा, यानी फुल नहीं, उसमें लगभग ही बंद रहता था, इसमें क्या है? आधा बंद रहता है। ए और ओ जैसे उच्चारण करेंगे, ए तो मुंह खुलेगा, ओ तो भी खुलेगा, तो ये क्या है? समृद्ध स्वर। अब बात करेंगे हम विव्रत स्वर की, क्योंकि वो मतलब टाइप करने से रह गए हैं, तो उनको भी हम बताएंगे आपको कि विव्रत स्वर कौन से होते हैं। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। क्या खुलता है? पूरा खुलता है। बात रखेंगे इसको ओपन से, यानी खुलना। तो जब हम उच्चारण करेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या रहता है? मुख द्वार लगभग खुला रहता है, पूरा खुलता है, यानी विव्रत स्वर में। जब विव्रत स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, क्या कहलाते हैं? विव्रत स्वर। क्या होगा? विव्रत स्वर ये है। इसका उच्चारण करेंगे तो पूरा मुख खुला रहेगा, जैसे आ तो पूरा मुख खुलेगा। ये क्या है? विव्रत स्वर। अब बात करेंगे अर्धविव्रत की। किसकी? अर्धविव्रत। नंबर 2 अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। क्या? आधा खुलता है। वे स्वर कौन से हैं? तो हम कहेंगे ए, ओ, ओ। तो क्या है ये? अर्धविव्रत स्वर। तो आपको ये चारों के चारों समझ में आ गएंगे। कौन कौन से चारों? नंबर 1 विव्रत स्वर, नंबर 2 अर्धविव्रत स्वर, नंबर 3 समृद्ध स्वर, नंबर 4 अर्धसमृद्ध स्वर। क्या है ये? मुख आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है, जिसमें इसमें क्या आएगा? विव्रत स्वर में आ, क्योंकि मुख पूरा इसमें खुला रहता है। ये अर्धविव्रत, इसमें क्या होता है?
आधा खुलता है मुख, जिसमें ए, ऐ और ओ। इसमें क्या, ओ, औ। इसमें समृत में बंद रहता है, लगभग इसमें क्या रहता है, बंद रहता है। तो इसमें क्या आएंगे, ई, ऊ, और री आएगी इसमें, री। अब बात करेंगे अर्धसमृत की, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे ए और ओ। ये सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। कंठस्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और ओष्ठ स्वर। बात करेंगे पहले कंठस्वर की। कंठस्वर, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जो हमारा ये कंठ है, ये कंठ से बोले जाते हैं। ए और आ किससे बोले जाते हैं, कंठ से। बात करें अब तालव्य की, तालव्य स्वर, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है, तालु। ई, ए, ऐ, ये तालु से बोले जाते हैं। किससे, तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, तालव्य स्वर। तालव्य स्वर। अब ओष्ठ, ओष्ठ स्वर, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी ये ओठों से बोले जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओठ क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ओष्ठ स्वर। कौन कौन से, ऊ, ओ, यानी ये ओठों के सहारे, यानी सहारे से बोले जाते हैं, उनकी सहायता से, ओठों की सहायता से। अब बात करेंगे, और हाँ एक बात और बता दें, इनके अतिरिक्त स्वरों के संयुक्त उच्चारण का स्थान भी होता है। क्या होता है, संयुक्त अक्षर होते हैं, सॉरी संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे ए है, ये किस किस से मिलके बना है, ए और प्लस ई, इसका क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। ये किससे, तालु से। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। तो ए को क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। ऐसे ही अब कंठ तालव्य बता दें कौन कौन से हैं। कंठ तालव्य, ये क्या है, कंठ तालव्य। क्यों, ये किसके मेल से मिल, इन दोनों के, और ये इन दोनों के मेल से। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, कंठ तालव्य, क्योंकि इनमें कंठ और तालु का दोनों की सहायता से इनका उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। अब बचा कंठोष्ठ। क्या, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कौन कौन से हैं, ओ और औ। क्यों, ये इन दोनों के मेल से, और ये इन दोनों के मेल से, क्योंकि ये किससे, कंठ से, और ये किससे, ओठ से इनका उच्चारण होता है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये कंठोष्ठ।
नासिका के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, ये 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों के साथ साथ निकलती है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे हम बात करें ये इन पे क्या लगा होगा? चिन्ह लगा होगा। किसका? अनुनासिक चिन्ह। कैसे? ये वाला, ये वाला, इस तरीके ये अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। कैसे? अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब बात करेंगे जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 सजातीय स्वर, नंबर 2 विजातीय स्वर। बात करेंगे पहले सजातीय स्वर की। सजातीय स्वर जिनका उच्चारण स्थान वाले, जिनका उच्चारण सजातीय स्वरों के साथ होता है क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर। जैसे ए और आ, ई, उ, तो ये क्या है? सजातीय स्वर। जैसे ये है, इनके मिल से क्या बनेगा? आ बनेगा। तो दोनों सजातीय स्वर के मेल है, मतलब सजातीय स्वर हैं। इन दोनों के मेल से क्या बना? ये बना। ऐसे ही ई प्लस ई से क्या बनेगा? ये बनेगा। ये कैसे? सजातीय है। तो इसी प्रकार से ये भी बनेंगे, ये बनेगा इन दोनों के मेल से। तो ये क्या हुए? सजातीय स्वर। अब विजातीय स्वर की बात करें। विजातीय स्वर सवर्ण के विपरीत, यानी जो समान वर्ण थे उनके विपरीत गुण रखने वाले विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे वहाँ ए और ए के मिल से क्या बन रहा था? आ बन रहा था। यहाँ क्या होगा? ए प्लस ई के मिल से क्या बनेगा? ए बनेगा। तो दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों असमान हैं। अब इन दोनों के मिल से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो क्या हुए? ये विजातीय हुए ना हुए। तो ये क्या कहलाएंगे? विजातीय स्वर कहलाएंगे। ऐसे ही ओ, इनके मेल से ये, मतलब इन दोनों के मेल से ये बनेगा, और इसके मेल से, इनके मेल से, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये दोनों विजातीय स्वर हैं। मुख की मांसपेशियों के आधार पर, मुख की मांसपेशियों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शिथिल स्वर, नंबर 2 मध्यम स्वर, नंबर 3 दृढ़ स्वर। बात करें शिथिल स्वर की। शिथिल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियों में कम तनाव रहता है। क्या? जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो मांसपेशी हैं उन पर कम तनाव पड़ेगा, यानी ये जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? कम ताकत लगानी पड़ेगी उच्चारण करने में, कम तनाव होगा मांसपेशियों पे, ये कहें तो ये कौन कौन से? ए, ई, उ, याद रखेंगे। ये कैसे हैं? शिथिल स्वर। बात करें मध्यम स्वर की, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मांसपेशियां हल्की दृढ़ रहती हैं। क्या रहती हैं? थोड़ी दृढ़, यानी जो शिथिल स्वर थे उनसे थोड़ा क्या लगेगा? इनमें अधिक तनाव होगा। ये कौन कौन से? ए और ओ। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो शिथिल स्वर थे उनसे थोड़ा ज़्यादा वो लगाना पड़ेगा,
दम, तनाव ज़्यादा रहेगा मांसपेशियों पे। अब बात करें दृढ़ की, दृढ़, दृढ़ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियों में अधिक तनाव रहता है, तो ये कौन से हैं? ये ई, ए, ओ, यानी डबल मात्रा वाले, ये कहें तो डबल मात्रा वाले स्वर हैं। तो ये क्या हुए? दृढ़ स्वर, दृढ़ स्वर। अब ये क्या हुए? दृढ़ स्वर। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास पूरी हुई, स्वर की क्लास पूरी हुई। स्वर हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे कल किसकी? व्यंजन की। कल व्यंजन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल व्यंजन पढ़ेंगे अच्छे से। और इस वीडियो को रोकने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।